मैं हूं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास शो वकील साहब। कहते हैं अदालत में आवाज ऊंची नहीं, दलील मजबूत होनी चाहिए। कानून किताबों में लिखा जरूर होता है, लेकिन उसका असर हर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए आज हम कानून को किताबों से निकालकर आम आदमी की भाषा में समझेंगे। मुकदमा आज का है, अदालत आपकी है, सवाल मेरे हैं और जवाब देंगे वो जिन्होंने अदालत में सिर्फ कानून पढ़ा नहीं है, उसे जिया भी है। स्वागत है वकील साहब कामरान मलिक जी आपका हमारे इस खास सेगमेंट में, जहां आपका 30 साल का अनुभव सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि उन सवालों के पीछे छिपे कानून और संविधान की असली तस्वीर भी सबके सामने रखेगा। मोस्ट वेलकम सर। आज मैं कोशिश करूंगी जो सवाल मेरे मन में है वो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सवाल हो, इसलिए शुरुआत तो बिल्कुल आसान शब्दों में। सर, बच्चा बच्चा एसआईआर का नाम सुन रहा है, लेकिन सच ये भी है कि 90% लोगों को ये पता भी नहीं है कि आखिर एसआईआर होता क्या है। अगर आपको इसे एक गांव के किसान, एक छात्र, कॉलेज स्टूडेंट जो हो, या कोई घर संभालने वाला आदमी या महिला को आपको आसान शब्दों में समझाना हो, तो आप कैसे समझाएंगे? हम सबका जो कहते हैं ये मौलिक अधिकार है कि हम जो है सरकार चुनने के लिए वोट डालें, अपना मत जो है कहते हैं पेश करें ताकि सरकार बने। उसके लिए जो है वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। अब ऑलरेडी जो कहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, और कुछ लोग जो हैं ऐसे यंग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और एक प्रक्रिया ये भी है कि हर 10 साल में 20 साल में जो है वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग जो हैं माइग्रेशन कर जाते हैं। तो इस वक्त जो है ये एसआईआर जो है वो ही एक प्रैक्टिस है जो कि एक ज़रूरी प्रैक्टिस है कि कुछ लोग जो हैं जो मर चुके हैं उनके नाम निकल जाएं, कुछ लोग नए पैदा हुए हैं जो 18 साल के होने वाले हैं वो लोग आ जाएं, या कुछ लोग जो हैं जो हमारे हिंदुस्तान के शहरी नहीं हैं तो उनको वोटर लिस्ट में ना रखा जाए, ताकि जो है कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में जो है मतलब जो एक फेयर प्रक्रिया है जो कि हाँ फॉरेनर्स को हमें वोटर लिस्ट में नहीं रखना है। मगर इसी प्रक्रिया को, इसी चीज़ को जो है एसआईआर कहा गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो जो कहते हैं इससे जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो कहते हैं फेयर हैं, हिंदुस्तानी हैं, आपके पास दस्तावेज़ हैं, तो आपका नाम ज़रूर आएगा और आप जो है हिंदुस्तान में सरकार चुनने के लिए जो है कहते हैं अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में संविधान से जुड़े मामलों की पैरवी की, क्रिमिनल मामलों में भी, सर्विस मैटर्स में भी, प्रॉपर्टी विवाद भी देखे। इतने अलग अलग कानून देखने के बाद क्या आपको लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला कानून ये चुनाव से जुड़ा हुआ कानून है? जजमेंट्स की फहरिस्त दिखेंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छे जो है जजमेंट पेश किए हैं। और एसआईआर का मामला थोड़ा सा इसलिए जो ज़्यादा पेचीदा हो जाता है कि इसमें जो है कुछ लोगों को जो है फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये भारत के जो है नागरिक नहीं है। उसी पर इतना विवाद, इतना बहस चल रही है। हाँ, बेसिकली वजह यही है। बेसिकली कहीं कहीं पर तो जो है कोई बंदा जो है वाकई दस्तावेज नहीं है, कहीं से आया है, बांग्लादेश से आया है, नेपाल से आया है, तो ठीक है, उसको जो कहते हैं एसआईआर के थ्रू वोटर लिस्ट में नाम उसका नहीं रखना चाहिए। मगर कभी कभी जो है कुछ जो कहते हैं स्टेट्स में कुछ जगहों पर एसआईआर फेयर नहीं होता है, तो उस वक्त जो है नाउम्मीदी का सामना नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है फॉरेन ट्राइब्यूनल है आपका जो है। इस पर सर आगे चर्चा करेंगे, इसलिए मेरा ये सवाल भी जरूरी था कि मतलब इतनी सारी आपने चीजें देखी, इतने कानून देखे, उसमें से अगर आपको लगा हो कि एसआईआर वाकई में जटिल है या फिर सबसे ज्यादा मुश्किल कानून या खराब कानून के तौर पर आया? नहीं, मैं इसको जटिल कह के मैं भारत के जो नागरिक हैं उनको मैं नर्वस नहीं करना चाहूँगा। एसआईआर एक जगह फेयर प्रैक्टिस है, और जहाँ पे फेयर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो वहाँ पर जो है उनके अधिकार हैं, उसको चाहे हम चैलेंज कर सकते हैं। आप जो भारत के नागरिक हैं, जो जहाँ पे भी एसआईआर हो रहा है वहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेकर, एक्सपर्ट्स लोग जो हैं, आपके एडवोकेट्स हैं, आपके
जो लोकल लीडर्स हैं उनका सहारा लेके अच्छी तरह से जो है लड़ सकते हैं, अगर आपके साथ में नाइंसाफी हो रही है तो। ये एसआईआर जो है एक बहुत पेचीदा मसला नहीं है, बट इसको जो है कहते हैं हमें नर्वस नहीं होना है, लड़ना है, आखिर तक लड़ना है, और आप इसको लड़ने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। एसआईआर की बात शुरू हुई है तब सबसे पहले बिहार का नाम सामने आया, यहीं से राजनीति भी शुरू हो गई और विवाद भी शुरू हो गई। आखिर सर बिहार ही क्यों? क्या बिहार इसलिए चुना गया क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे, या इसके पीछे कोई प्रशासनिक वजह थी? एक वकील के नाते आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? नहीं, बिहार का मामला ऐसा था कि जो एसआईआर स्टार्ट हुआ है जी, फर्स्ट फेज का जो एसआईआर स्टार्ट हुआ वो बिहार से ही हुआ है। तो एसआईआर जो है जब फर्स्ट टाइम एसआईआर हुआ बिहार के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के जगह नाम जो है निकाले गए, और वो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका जो भारत के नागरिक थे, बट उनका जो है नाम निकाल दिया गया। उसको जो है चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया। मगर हाँ, यह है कि चूंकि एसआईआर का जो ड्यूरेशन है वो बहुत थोड़ा था, इस वजह से उन लोगों को जो है कंप्लीट रेमेडी नहीं मिल पाई। यानी वो अपनी बात को जो है मतलब अपने नाम को इंक्लूड करने के लिए या वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए ढंग से लड़ नहीं पाए, क्योंकि जो एसआईआर सर बातें उठी थी कि दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है सभी। नहीं, एसआईआर का जो मामला है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई दस्तावेज अगर खो जाता है या किसी हादसे में, बाढ़ में जो है कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके लिए जो है कहते हैं मुशक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे दर दर जो है ऑफिसेज में जाना पड़ता है, मुझे कलेक्टर के ऑफिस जाना है, मुझे जो है किसी और दूसरे ऑफिसर के दफ्तर जाना है, उसको निकालने में मुझे 3-4 महीने लग जाते हैं। और इसी को लेकर सर आपको क्या लगता है कि ये विरोध जो प्रदर्शन इतना हो रहा था एसआईआर को लेकर, चाहे वो नेता हो चाहे कुछ जनता में हो, इसीलिए लोगों का विरोध देखने को मिल रहा था क्योंकि इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही थी और लगातार प्रदर्शन सामने आ रहे थे? जो नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करे जाते, तो उसमें दो ही चीजें हैं, या तो वो भारत का नागरिक नहीं है, या वो भारत का नागरिक है तो वो दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। अगर वो दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहा है तो एसआईआर और हमारे जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, उनको एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए, एक ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन को थोड़ा सा लंबा जो है कहते हैं, मतलब कम से कम 6 महीने का या 1 साल का ड्यूरेशन ज़रूर चाहिए इस चीज़ के लिए। जो मेरा दस्तावेज डिस्ट्रॉय हो गया है उसको मुझे हासिल करने में जो है कहते हैं 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं, मुझे दर जो है कि ठोकरें खानी पड़ती हैं। और चूंकि सरकारी ऑफिसर्स सर हैं ऑप्शंस क्या, जैसे अगर किसी के ऐसे दस्तावेज अगर नहीं मिल रहे हो उसको और उसको टाइम भी चाहिए, तो ऐसे में प्रोसेस क्या रहेगी, प्रॉपर प्रोसेस? इस एसआईआर में आप जो है कहते हैं शामिल नहीं हो पाएंगे वोटर लिस्ट पे, ये है कि आगे हो सकते हैं, बस यही तो है ना कि भाई जो है ड्यूरेशन इन्होंने दे दिया 3 महीने का, 3 महीने में मैंने फॉर्म नहीं भर पाया, दस्तावेज जो है कहते हैं नहीं कलेक्ट कर पाया मैं, तो फिर जो है कहते हैं इस बार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बोल दिया था कि भाई इतने लाख वोटर्स हैं और ये जो है कहते हैं वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये अगले साल वोट देंगे, वही वाली बात है कि बिल्कुल बिल्कुल ये सुर्खियां भी बनी थी, लेकिन अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या चुनाव आयोग को लगा सर कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, या एक सिंपल प्रोसेस है? और क्या आपको लगता है कि अगर एसआईआर नहीं होता तो फ्यूचर में इलेक्शन की प्रोसेस की निष्पक्षता पर भी सीधे तौर पर सवाल उठ जाते? एसआईआर जो है एक जरूरी प्रक्रिया है, होना चाहिए, मगर ये भी जरूरी है कि जो है जो लोग एसआईआर की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी है, जिनके ऊपर जो है कहते हैं ये बर्डन है कि वो प्रूफ करें अपनी नागरिकता को, तो उनको जो है कहते हैं प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। अगर प्रॉपर टाइम नहीं मिला है तो प्रॉपरली जो है उनकी समस्या, जो उनके साथ में प्रॉब्लम्स आई हैं, वो प्रॉपरली जो है कहते हैं ट्राइब्यूनल के अंदर जो है रिप्रेजेंट होनी चाहिए, ताकि ट्राइब्यूनल जो है ढंग से उसको देख ले कि जो एक एग्रीव्ड, एक जो है पीड़ित बंदा जो कह रहा है कि वो नागरिक है, तो वो सच में है या नहीं है। उसकी कोई निर्धारित समय सीमा भी है, मतलब मिनिमम समय सीमा कि अगर आपके दस्तावेज खो गए तो इतना ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट है? कोर्ट के अंदर अर्जी आप जब देते हैं, इसी तरह से
कोर्ट के हाथ में रहता है कि उसको जो है कहते हैं कब तक उसका निपटारा करना है। तो इसी तरह से ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल एक तरीके का कोजाई जुडिशियल बॉडी कहलाता है। उनके सामने दस्तावेज पेश कीजिए अर्जी के साथ में, अब वो उसका निपटारा 1 महीने में करते हैं, 2 महीने में करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। इसी को लेके सोशल मीडिया भी सर लगातार चलन में है। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक बात भी कही जा रही है कि वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यों के और नेपाल की भी बात हो रही है, कोई तो पाकिस्तानियों की भी बात कर रहा है। क्या वास्तव में भारत की वोटर लिस्ट में किसी विदेशी का नाम आ सकता है, और अगर आ सकता है तो जिम्मेदार कौन है कानून की नजर से, मैं पूछना चाह रही हूँ। देखिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर आपका नेपाल को भी मैं कह सकता हूँ, नेपाल के बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। बिल्कुल। तो अब तो जिम्मेदारी तो जो है गवर्नमेंट की है कि ये लोग अंदर आते क्यों हैं, किस तरह से आ गए और क्यों रह रहे हैं यहाँ पर। यानी कि आप जो है, मैं इसी गवर्नमेंट, जो ये वाली गवर्नमेंट है जो इस वक्त जो है सेंटर में शासन कर रही है, जो बाउंड्री ऑफ द कंट्री है वो उनके जो कहते हैं निगरानी में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 14 साल से वो लोग जो हैं गवर्नमेंट में हैं, तो 14 साल से लोग जो हैं क्यों अंदर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, माइग्रेशन जो है एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे पानी बहता है इस तरह से माइग्रेशन भी होता है, कि जिस तरह से पानी बहता है उस तरह से जो है माइग्रेशन है। हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं स्वीडन में हैं, जो कहते हैं यूएसए में हैं, कुछ लीगल तरीके से गए हुए हैं, कुछ इलीगल तरीके से गए हुए हैं। तो इसी तरह से बांग्लादेश से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं यहाँ पर। इसी को लेकर सर ये बात आती है ना कि एसआईआर की जरूरत इसीलिए शायद पड़ती है कि तो मैं ये वहीं पे जाना चाह रहा हूँ मैं आपको। बांग्लादेश के लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, वो आके यहाँ पर कमाकर और वो वापस चले जाते हैं। और 14 साल से 14, हाँ, जो लोग नहीं जाते हैं तो उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। मैं इस बात की जगह तायद करता हूँ कि उनको, मगर वो आना अब तक रुक क्यों नहीं रहा, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब देखिए, आप 14 साल से जो है ये सरकार गवर्नमेंट शासन कर रहे हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, मगर जो 14 साल से पहले आ रखा है उसका तो जो कहते हैं वोटर लिस्ट में पहले से ही नाम होगा भाई, वो तो जो कहते हैं इंक्लूड हो ही जाएगा, उसके बच्चे भी इंक्लूड हो जाएंगे। अब जो 14 साल से आ रहे हैं उन लोगों को आपको एक्सक्लूड करना है, तो वो आ क्यों रहे हैं? यही सर मेरा सवाल भी है कि अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश से भारत आ गया या यहाँ रहने लगा, उसका आधार कार्ड भी बन गया, राशन कार्ड भी बन गया, तो क्या सिर्फ इन दस्तावेजों के आधार पर वो वोटर बन सकता है? यानी आधार कार्ड होना और भारतीय नागरिक होना दोनों एक बात नहीं है। ये सवाल सबके जहन में है, इसलिए आपसे ये पूछना भी मैं चाह रही थी। मैं एक चीज पे जोर देना चाह रहा हूँ कि 2003 की लिस्ट में जो लोग वोटर हैं तो वो एसआईआर में तो आएंगे, एसआईआर का फॉर्म भरेंगे और वो फिर वोटर लिस्ट में आ जाएंगे, और उनके बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि वो 2003 के वोटर लिस्ट में हैं तो उनके बच्चे भी आ गए। मेरा सवाल ये है कि वो लोग, जो लोग आपकी क्या कहते हैं सरकार के दौरान आए हैं, आप उनको निकालने की बात कर रहे हो एसआईआर से, तो एसआईआर से निकालने की बात कर ही क्यों रहे हो? वो आए क्यों? आपके ऊपर मैं उंगली उठाऊंगा कि उन आपके टाइम में आए क्यों? जो पहले आ चुके थे तो आ गए, वो तो वोटर लिस्ट में रहेंगे ही टेक्निकली अगर देखा जाए तो। आप, हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर सही से पहचान लिया आपने कि वो डाउटफुल सिटीजन की कैटेगरी में लाकर आप उनको निकाल सकते हो, इवन अगर वो वोटर लिस्ट में भी हैं तो। बट ये चीज पहचानना तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना। अगर माइग्रेशन हुई, इतनी तादाद में हुई कि एसआईआर की जरूरत पड़ी, तो इसे रोकने के लिए कुछ तो कानून होगा या फिर बनाने की जरूरत है कि ऐसे वापस ये प्रोसेस ना हो पाए इतनी ज्यादा तादाद में। बाउंड्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सब्जेक्ट है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो कहते हैं ताल्लुकात फॉरेन कंट्रीज से कैसे हैं। पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं आ सकता यहाँ पर, इतना आसान नहीं है यहाँ पर आना, क्योंकि आपके पाकिस्तान से जो कहते हैं अच्छे रिलेशन नहीं है। आपके बांग्लादेश से बहुत अच्छे रिलेशन थे, बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, मगर आप बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन रखने के साथ में आप जो है कहते हैं उनसे मुआहदा कर सकते थे कि लोग ना आए, कि भाई आपके लोग हमारे यहाँ पर नहीं आने चाहिए। एक
जो है फ्रेंडली रिलेशन रखकर आप कर जी। सकते थे, बट उसके बावजूद भी लोग आए, ठीक है। अब वो हालांकि उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ की जो है कहते हैं सरकार को बदलने का डिसीजन जो है कहते हैं वो मतलब वो नहीं कर सकते, मतलब वोट डालें और सरकार बदल दें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया सामने आई वैसे ही नेता सामने आए। इतना शायद अदालतों में बहस नहीं हुई होगी जितना बाहर बहस होने शुरू हो गई थी कि एसआईआर को लेके। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, असद ओबीसी का भी बहुत बड़ा है उदाहरण। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, अगर वाकई में इतना परसेंटेज पे असर नहीं पड़ता तो इस तरह का विरोध देखने को मिलता? नहीं, देखिए, जो ममता बनर्जी हैं या फिर जो कहते हैं अदर पार्टीज के जो वो हैं, वो भी जो है ये नहीं कहते कि बांग्लादेशी को यहाँ पे शरण दी जाए या उनको वोटर लिस्ट में रखा जाए। उनका सिर्फ और सिर्फ ये कंसर्न रहता है कि कोई भारत का नागरिक किसी धर्म विशेष से होने की वजह से उसको जो है गलत तरीके से न प्रताड़ित कर दिया जाए, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है। क्योंकि आप एक माइनर नाम में अगर मिस्टेक है तो आप जो कहते हैं एसआईआर के थ्रू उसको निकाल सकते हैं बाहर। जैसे आप एक वकील हैं, हाँ। तो एक वकील की नजर से और एक आम आदमी की नजर से एसआईआर को देखने में सबसे बड़ा फर्क क्या है? मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आज एसआईआर को लेकर भी ये स्थिति है, कानून कुछ कह रहा है, राजनीति कुछ कह रही है। मैं एक भारत का नागरिक हूँ और भारत के संविधान पे मैं जो कहते हैं अटूट विश्वास करता हूँ। तो एसआईआर जो है उसी जो कहते हैं संविधान की देन है और एक जरूरी प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए। मगर उसके एसआईआर के थ्रू जो है किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, बस मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ एसआईआर को। मतलब कोई भारत का विदेशी नागरिक है, उसको जो है वोटर लिस्ट में नहीं, उसका नाम नहीं रखना चाहिए। मगर किसी का बहुत ही माइनर डिफरेंस है, मिस्टेक है नाम के अंदर, या थोड़ा सा अगर डाउटफुल है, उसके पास दस्तावेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं बट है हिंदुस्तानी, तो उसको जो है कहते हैं प्रताड़ित ना किया जाए। इस तरह से जो है एसआईआर का प्रोसेस होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने असम के 27 लोगों से जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले रद्द करते हुए सभी मामलों को दोबारा फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि उसने ये नहीं माना कि ये लोग भारतीय नागरिक हैं। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि किसी को विदेशी घोषित करना जैसा गंभीर फैसला पूरी तरह निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होना चाहिए। सबसे पहले आप इस फैसले को आम आदमी की भाषा में कैसे समझाएंगे, और दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल होता क्या है? देखिए, जब एसआईआर के अंदर आपका नाम शामिल नहीं किया जाता है वोटर लिस्ट में, या जो है इलेक्टोरल लिस्ट का ड्राफ्ट के अंदर, तो उस केस में जो है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसको जो है कहते हैं उसके अगेंस्ट जो है एक छोटी सी कोर्ट है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, उसको फॉरेन ट्राइब्यूनल बोलते हैं। फॉरेन ट्राइब्यूनल के अंदर आप जो है अपने दस्तावेज़ों को पेश कर सकते हैं, अपनी मजबूरियां बता सकते हैं कि क्यों दस्तावेज आप जो है अवेलेबल आपके पास अवेलेबल नहीं है। उन दस्तावेज़ों के आधार पर वो ट्राइब्यूनल जो है वो ये तय करेगी कि एसआईआर में जो आपका नाम शामिल नहीं किया गया है इलेक्टोरल ड्राफ्ट के अंदर, वो सही नहीं किया गया है या गलत किया गया है। अगर गलत किया गया तो ट्राइब्यूनल उसमें एसआईआर में उसमें सर ये संस्था कमेटी के तौर पे होती है, मतलब इसको अगर आप ब्रीफली और समझा सके तो। हाँ, ये एक तरीके से जो है कहते हैं एक टीम होती है जी। और वो जो है कहते हैं डिसाइड करती है कि भाई दस्तावेज जो हैं आपके ठीक हैं, आप इंडियन हैं या नहीं है। वो बहुत माइन्यूटली उसको जो है चेक करती है। मतलब एक आखिरी स्टेज होता है जहां पर आप प्रूफ हो सकते हैं कि आप सिटीजन हैं कि नहीं है। हाँ, ये मतलब ये मगर उसको चैलेंज किया जा सकता है आगे भी, उसको भी चैलेंज किया उसको हम अगर जो है ट्राइब्यूनल के अंदर जो है आपको लगता है कि आपको जो है गलत तरीके से जो है आपको फॉरेनर डिक्लेयर किया है, तो आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो इस जो आप कल जो जजमेंट की बात कर रही हैं वो
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनका ये जो 27 लोग हैं, इनको जिनको आपने फॉरेन डिक्लेयर कर दिया है, ये गैर भारतीय डिक्लेयर कर दिया है, तो इनको एक बार और चेक कर लो, सही से चेक कर लो। हमें मतलब ये भी नहीं कहा कि वो ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है या सही है। उसने कहा कि आप एक बार और चेक करो, सही से चेक करो, उनके सारे दस्तावेज को देख लीजिए एक बार और। रिमांड बैक कहना बोलते हैं इसको, कि ट्राइब्यूनल को रिमांड बैक कर दिया कि इनको सही से चेक करो कि ये फॉरेनर्स हैं या इंडियन है। हाँ जी जी। इसी पर सर बहुत जरूरी सवाल भी मेरे सामने आया, जैसे आपने भ्रष्टाचार जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी PIL दायर की है। एक बात बताइए, आपने संविधान पर बहस की है, इसलिए मैं आपसे कानून नहीं संविधान की भावना समझना चाह रही हूँ। क्या लोकतंत्र में एक भी असली वोटर का नाम हटना ज्यादा खतरनाक है, या एक भी फर्जी वोटर का नाम रह जाना वो ज्यादा खतरनाक है? करेक्ट वोटर है उसका नाम हट जाना ज्यादा जो है कहते हैं गलत है। फर्जी वोटर, देखिए जो इंडियन है उसका नाम आपने निकाल दिया, यानी उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। ठीक है, उसका मतलब राइट टू फ्रेंचाइज या आप वोट डालने का अधिकार, आपने वोट डालने के अधिकार से उसको वंचित कर दिया। मगर एक फॉरेनर्स है, उसका नाम आ गया और उसने वोट डाल दिया, तो वो वहां पर जो है उतनी ज्यादा बड़ी बात या उतना ज्यादा गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा जितना। हाँ, मतलब कहा जाता है ना कि जो है एक निर्दोष जो है कहते हैं सजा जो है वो सही इंसान को नहीं मिलनी चाहिए कभी, चाहे 100 लोग जो गलत हैं उनके साथ हो जाए। बिल्कुल सर। एक बात सर ये भी रही है कि हर सिटीजन ने भी नोटिस किया है, आपने भी किया होगा कि SIR पर जितनी बहस अदालत में नहीं हुई है, जैसे मैंने आपको शुरू में पूछा था, उससे कहीं ज्यादा टीवी स्टूडियो और राजनीतिक मंचों पर हुई। आरोप लगे, जवाब आए, NRC से तुलना तक हुई। NRC से जुड़ा मुद्दा भी है ये, बिल्कुल, और लोकतंत्र पर सीधे तौर पर सवाल भी उठे। ऐसे में एक संवैधानिक मामलों के वकील के तौर पर जब आप इस पूरी प्रक्रिया से बहस देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कानून पीछे छूट जाता है और राजनीति आगे निकल जाती है? और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है, कानून को होता है या लोकतंत्र या आम नागरिक को होता है? देखिए, राजनीति भी एक कहते हैं डेमोक्रेसी का पार्ट है, और जो चीज़ें जितनी ज़्यादा डिस्कशन में आए, जितनी ज़्यादा डिबेट हो, जितनी ज़्यादा वार्तालाप हो, तो उससे जो है चीज़ें ज़्यादा निखर कर सामने आती हैं। राजनीति भी एक दूसरे को जो कहते हैं मतलब एक दूसरे पे कटाक्ष कसना, एक दूसरे को जो है कहते हैं टोकना, ये भी एक जो है मतलब एक करेक्ट चीज को उभारने के लिए। ऐसे में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाता? ऐसे सवाल आता है सबके जहन में कि अगर कोई ऐसा फैसला आता है और उस पर इतनी बहसें होती हैं, इतने मंचों पर बातें होती हैं, तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम नहीं हो जाती? मेरे ख्याल से जो है कहते हैं इस चीज को हमें मतलब डिस्कशन होना, मीडिया पे डिस्कशन होना या डिबेट होना, या जो कहते हैं भाषणों के अंदर नेताओं का जो है डिस्कशन करना। इसलिए मैंने सर ये पूछा क्योंकि लगातार जैसे कुछ कानून आते भी हैं जिस पर वोट्स भी डलते हैं और ऐसे में वो चले भी जाते हैं कुछ। देखिए, आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जो है कभी भी जो है डिबेट को और डिस्कशंस को, या फिर जो कहते हैं एक राजनेता एक तरीके से भाषण दे रहा है, दूसरा राजनेता दूसरी तरह से भाषण दे रहा है, तो इस पर कभी भी जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो उस पर रोक लगाने का मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आप जो है रोक लगा रहे हैं। हाँ, मतलब ना ही रोक लगा सकता है, ना ही उनके उस जो उनका जो एक्ट होगा उसके बेसिस पे वो कुछ डिसाइड कर सकते हैं। जी जी हाँ, मगर ये चीज जो है ये एक अच्छी चीज है। मैं बीइंग एडवोकेट या डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताता हूँ कि जितना जिस चीज़ पर डिस्कशन होता है, इतना लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और लोग अवेयर भी हो जाते हैं। अब जितनी ज़्यादा जो है कहते हैं SIR के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, इतने लोग जो हैं अपने नामों को करेक्ट कर रहे हैं, अपने दस्तावेजों को जो है कहते हैं दुरुस्त कर रहे हैं, और जो कहते हैं सबसे ज़्यादा जिनको पीड़ित माना जा रहा था कि इस SIR से पीड़ित हो सकते हैं, वही कम्युनिटी जो है अपने दस्तावेजों को दुरुस्त कर रही है। पहले जो है कहते हैं नेग्लिजेंट रहते थे, सोए रहते थे, बट अब वो जो है कहते हैं अपने दस्तावेजों को करेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आगे आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पर मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। कुछ लोग जो है पीड़ित होंगे ज़रूर, मगर कुछ दिनों बाद उनका जो है कहते हैं
मतलब उनकी रेमेडी जो है वो थ्रू ट्राइब्यूनल जो है डिसाइड हो जाएगी, हाई जी। कोर्ट डिसाइड हो जाएगी या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड हो जाएगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 3 चीज आपको रखनी हो दर्शकों के सामने कि एसआईआर से जुड़ी ये 3 चीजें हैं जो बेहद जरूरी हैं और सबको जाननी चाहिए, तो वो 3 चीजें ऐसी क्या होंगी? नंबर 1, एसआईआर का फॉर्म जितनी जल्दी और हो सकता है उसको बिल्कुल। फॉर्म को भर दें और किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू जो कहते हैं अगर भरा जाए फॉर्म, मतलब आपको मान लो ज़्यादा जानकारी नहीं जी। है तो आप किसी अपने वकील दोस्त है या किसी जो कहते हैं जो एक्टिव लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर्स होते जो हैं, अवेयर हैं चीजों को अवेयर हैं, उनके थ्रू जो है फॉर्म को भरवा लें। और दूसरा जो है आपका जो दस्तावेज हैं, जो दस्तावेज 11-12 दस्तावेज हैं, उनको जो है कहते हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना दस्तावेज जो है आप अपने साथ में जो है मतलब कलेक्ट कर लें, उनको रेडी कर लें। और तीसरा यह है कि मतलब नर्वस ना हो और जो कहते हैं बेबाक होकर जो है एसआईआर का फॉर्म भरें। 100 फर्जी वोटर हट जाएं लेकिन गलती से एक असली वोटर भी हट जाए उसमें, और दूसरी तरफ एक फर्जी वोटर रह जाए लेकिन किसी असली वोटर का नाम ना कटे, तो संविधान जो होगा या जो कानून होगा वो किस तरफ खड़ा होगा? देखिए, असली वोटर का तो अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार से ऊपर कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए मैं जो है जो करेक्ट वोटर है, जो असली वोटर है, हमेशा उसकी उसी की तरफदारी करूंगा मैं। और क्योंकि जो 100 वोटर्स आ रहे हैं वो जो है उसकी गलती से नहीं आ रहे, सरकार की गलती से आ रहे हैं, उसको सरकार को जो है कहते हैं वो करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। एसआईआर होना चाहिए और ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है और बिना जो है कहते हैं भेदभाव के होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नए सवाल और कानून की नई पड़ताल के साथ। नमस्कार।